मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के टेंस और कैओटिक माहौल में असम्पशंस जानलेवा हो सकते हैं। कई दिनों तक दुनिया ने इस बिलीफ के साथ सांस रोके रखी कि इजराइल पर हाल ही का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ईरान से अग्रेशन का एक सीधा एक्ट था, जो दोनों देशों के बीच एस्केलेटिंग शैडो वॉर के अनुरूप था। इजराइल की अपनी होम फ्रंट कमांड ने शुरू में सीधे तेहरान पर उंगली उठाई थी। यह एक ऐसा असर्शन था जो प्लॉजिबल लग रहा था। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हाल ही के इजरायली स्ट्राइक्स और उसके बाद के रिटेलिएशन को देखते हुए, हालांकि यह नैरेटिव 24 जून 2025 को एक रेवलेशन से टूट गया, जिसने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों की इंटेलिजेंस कम्युनिटीज में शॉकवेव्स भेज दिए हैं, जिससे इमीडिएट थ्रेट लैंडस्केप का फंडामेंटल रीअसेसमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शुरुआती रिपोर्ट्स एक फेमिलियर, हालांकि टेरिफाइंग पैटर्न में फिट बैठती थीं। 12 जून को इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा की आयरेनियन साइट्स पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के बाद ईरान से सीधा मिसाइल लॉन्च एक खतरनाक टेट फॉर टैट एक्सचेंज में अगला लॉजिकल स्टेप जैसा लगा। दुनिया क्षेत्र की दो सबसे फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर्स के बीच एक संभावित ऑल आउट वॉर के लिए तैयार थी। पूरा ध्यान उत्तरी और पूर्वी मोर्चों पर था, जहां इजराइल ने ईरान और लेबनान और सीरिया में उसके प्रॉक्सी से खतरों का मुकाबला करने के लिए लंबे समय से अपनी सबसे सोफिस्टिकेटेड डिफेंस एसेट्स को केंद्रित किया हुआ है। दक्षिणी अप्रोच को एक सेकेंडरी, हालांकि पूरी तरह से इग्नोर्ड नहीं, वेक्टर ऑफ अटैक माना जाता था। लेकिन जैसे ही धूल जमी, नए एविडेंस ने एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करना शुरू कर दिया। रेडार सिग्नेचर्स, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड पर एसेट्स से प्राप्त इंटेलिजेंस के डिटेल्ड एनालिसिस ने एक स्टार्टलिंग कंक्लूजन दिया। मिसाइल ईरानियन सोइल से नहीं निकली थी। इसके बजाय उसकी ट्रेजेक्टरी हजारों किलोमीटर दक्षिण में यमन के एक रिमोट माउंटेनस रीजन में ट्रेस की गई, जो हूथी रेबल्स के नियंत्रण में है। इस फाइंडिंग ने सिर्फ एक सिंगल अटैक के एट्रीब्यूशन को नहीं बदला, इसने इजरायली और अमेरिकन डिफेंस प्लानर्स के लिए स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को मौलिक रूप से बदल दिया। एक वल्नरेबिलिटी को उजागर किया जिसकी उन्होंने पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी। सत्ता के उच्चतम एशेलॉन्स में सरप्राइज साफ तौर पर देखा जा सकता था। इजरायली और यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकारी, जो एक डायरेक्ट आयरेनियन असॉल्ट के असम्पशन के तहत काम कर रहे थे, हौथिस द्वारा प्रदर्शित ऑडेसिटी और टेक्निकल कैपेबिलिटी से अचंभित रह गए। यह एक स्टार्क रिमाइंडर था कि कॉन्फ्लिक्ट एक सिंपल बायलैटरल कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मल्टी फ्रंट वॉर था, जो डिटरमिन्ड और इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड प्रॉक्सीज के नेटवर्क के माध्यम से लड़ा जा रहा था। येमेन से अटैक सिर्फ एक और मिसाइल नहीं था, यह एक मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड स्ट्रेटेजिक मिसडायरेक्शन था, जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इसके पूरे इंप्लीकेशंस को समझने के लिए स्क्रैम्बल कर दिया है। इस ऑडेशियस अटैक को समझने के लिए हमलावरों को करीब से देखना चाहिए। हूथी मूवमेंट, जिसे आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह या सपोर्टर्स ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, यह जायदी शिया ग्रुप यमन के ब्रूटल सिविल वॉर में एक दशक से अधिक समय से एक डोमिनेंट फोर्स रहा है, जिसने राजधानी सना और देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। सालों से उन्हें ईरान का समर्थन मिला है, जिसने उन्हें ट्रेनिंग, फंडिंग और इंक्रीजिंगली एडवांस्ड वेपनरी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन शामिल हैं, प्रदान किए हैं। उनका इतिहास पर्सिस्टेंट और फियर्स रेजिस्टेंस का रहा है, पहले येमेनी गवर्नमेंट और उसके सऊदी लेड कोalition एलाइज के खिलाफ, और अब ऐसा लगता है सीधे इजराइल के खिलाफ। हौथिस केवल एक रैगटैग मिलिशिया नहीं है, वे महत्वपूर्ण मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ एक फॉर्मिडेबल नॉन स्टेट एक्टर के रूप में विकसित हुए हैं। उन्होंने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हाई वैल्यू टारगेट्स पर गहराई तक हमला करने की अपनी क्षमता बार बार प्रदर्शित की है, और रेड सी में इंटरनेशनल शिपिंग पर उनके हमलों ने ग्लोबल ट्रेड रूट्स को बाधित किया है। हालांकि ईरान के साथ उनका अलाइनमेंट अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, यह लेटेस्ट स्ट्राइक ईरान के ब्रॉडर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में इंटीग्रेशन का एक नया स्तर दर्शाता है। हूथी प्रवक्ता याहिया सरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इजरायल के खिलाफ उनकी कार्रवाई उनके आयरेनियन एलाइज के साथ कोऑर्डिनेटेड है, जिससे उन्हें व्यापक संघर्ष में एक क्रूशल सदर्न फ्रंट के रूप में स्थापित किया गया है। यह डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ईरान के अन्य प्रॉक्सीज द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया और इराक में
विभिन्न मिलिशियाज ने इजरायली फोर्सेस के साथ एंगेजमेंट किया है। हौथिस एकमात्र ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में इजरायल के साथ ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के भड़कने के बाद से इतनी ओपनली और डायरेक्टली इसमें शामिल हुए हैं। मार्च 2025 में गाजा सीजफायर समाप्त होने के बाद से ग्रुप ने इजरायली पोर्ट सिटी ऑफ एलेट की ओर 50 से अधिक मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च करने की जिम्मेदारी का दावा किया है। दक्षिण से इस परसिस्टेंट कैंपेन का अब एक सफल स्ट्राइक में समापन हुआ है, जिसने इजरायली टेरिटोरी में गहराई तक प्रवेश किया है, जो उनकी ऑपरेशनल रीच में एक अलार्मिंग लीप को दर्शाता है। वह सवाल जो अब इंटेलिजेंस एजेंसीज को परेशान कर रहा है, वह हूथी ऑटोनॉमी की डिग्री है। क्या वे पूरी तरह से तेहरान के आदेशों पर काम कर रहे हैं या वे ईरानियन गोल्स के अनुरूप अपने स्वयं के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का पीछा कर रहे हैं? एविडेंस एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का सुझाव देता है। ईरान साधन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रदान करता है, जबकि हौथिस संघर्ष का लाभ उठाकर घर पर अपनी लेजिटिमेसी को मजबूत करते हैं और पूरे क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह कोऑर्डिनेशन ईरान को एक साथ कई दिशाओं से इजरायल को धमकी देने की अनुमति देता है, जिससे एक ऐसे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर पैदा होता है जो पहले से ही अपनी इमीडिएट बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट से फैला हुआ है। येमेन से लॉन्च किए गए मिसाइल हमले की सफलता हौथिस के लिए सिर्फ एक टैक्टिकल विक्ट्री से कहीं अधिक है। यह इजरायल के मल्टी लेयर्ड और सेलिब्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में एक क्रिटिकल फेलियर को उजागर करता है। एरो जैसे सिस्टम जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और आयरन डोम जो कम दूरी के रॉकेटों को रोकने के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरी और पूर्वी खतरों के लिए ऑप्टिमाइज थे। मिसाइल के ओरिजिन पॉइंट की गलत पहचान से पता चलता है कि सिस्टम के एल्गोरिथम्स और उन्हें फीड करने वाली इंटेलिजेंस दक्षिणी ट्रैजेक्टरी से ब्लाइंडसाइडेड थी। इससे इन बिलियन डॉलर डिफेंस सिस्टम्स की रिलायबिलिटी पर अनकंफर्टेबल सवाल उठते हैं, खासकर एक क्रिएटिव और डिटरमिन्ड एडवर्सरी के खिलाफ। इस घटना को इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने एक शॉकिंग इंसिडेंट बताया है। यह सेंटिमेंट वॉशिंगटन में अधिकारियों द्वारा भी दोहराया गया है। ईरान को शुरुआती रॉन्ग एट्रीब्यूशन के विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। संभावित रूप से इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ एक सीधा बड़े पैमाने पर रिटेलिएटरी हमला भड़क सकता था, उस हमले के लिए जिसे उसने सीधे लॉन्च नहीं किया था। विश्लेषक अब इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि यह एक डिलिबरेट डिकॉय ऑपरेशन थी। येमेन से लॉन्च करके ईरान लेड एक्सिस इजरायली डिफेंसेस का परीक्षण कर सकता था, भ्रम पैदा कर सकता था और इंटरनेशनल रिस्पांस को माप सकता था। यह सब कुछ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी बनाए रखते हुए और ईरानियन सॉइल पर तत्काल बड़े पैमाने पर प्रतिशोध से बचते हुए। स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन ईरान और उसके सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। यह इजरायल को अपना ध्यान और प्रीशियस डिफेंस रिसोर्सेज जैसे पेट्रियट और एरो मिसाइल बैटरियों को 360 डिग्री थ्रेट एनवायरनमेंट को कवर करने के लिए डाइवर्ट करने के लिए मजबूर करता है। हूथी थ्रेट का मुकाबला करने के लिए दक्षिण में स्थानांतरित किया गया प्रत्येक एसेट ईरान या हेजबोला से संभावित सैचुरेशन अटैक से बचाव के लिए उपलब्ध एक कम एसेट है। डिफेंसिव कैपेबिलिटीज का यह डिस्पर्सल स्वाभाविक रूप से इजरायल की ओवरऑल पोस्टर को कमजोर करता है, जिससे यह सभी मोर्चों पर अधिक वल्नरेबल हो जाता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजरायली नागरिक अब उस दिशा से एक खतरे का सामना कर रहे हैं जिसे वे लंबे समय से सेकेंडरी मानते थे। जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट ने इंटेलिजेंस फेलियर की एक अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और सार्वजनिक रूप से इजरायल की सुरक्षा के प्रति अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट की पुष्टि की है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट की एक इमरजेंसी सेशन बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी पसंद के समय और स्थान पर एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया देंगे। पहले से ही 14 जून को इजरायली जेट्स ने सना में एक हूथी टारगेट पर हमला किया, कथित तौर पर एक हाई लेवल मिलिट्री कमांडर को निशाना बनाया। यह प्रतिक्रिया हालांकि नई जटिल वास्तविकता को उजागर करती है। इजरायल अब एक ऐसे मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है जिसके लिए उसने पूरी तरह से तैयारी नहीं की थी, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्षम साबित हो रहा है। इस एक मिसाइल हमले ने मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को मौलिक रूप से बदल दिया है, जो क्षेत्रीय संघर्ष के एक खतरनाक नए चरण का संकेत देता है। वह युग जहां कॉन्फ्लिक्ट्स को विशिष्ट सीमाओं के भीतर
नीटली कंटेन किया जा सकता था। अब खत्म हो गया है। येमेन से लॉन्च की गई मिसाइल ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क की बढ़ती क्षमता और ऑपरेशनल रीच को दर्शाती है, जो अब हजारों किलोमीटर तक अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट कर सकता है ताकि अपने एडवर्सेरीज के दिल पर हमला कर सके। यह लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती देता है कि डायरेक्ट स्टेट ऑन स्टेट वॉरफेयर प्राथमिक खतरा था। इसे प्रॉक्सी वॉरफेयर के एक अधिक एम्बिग्युअस और अप्रत्याशित मॉडल से बदल देता है, जो एट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्स को जटिल बनाता है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। यह घटना ईरान, येमेन, सीरिया और लेबनान को शामिल करते हुए एक अत्यधिक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्सिस के अस्तित्व की पुष्टि करती है, जो इजरायल के खिलाफ सिंक्रोनाइज्ड मल्टी फ्रंट अटैक्स को अंजाम देने में सक्षम है। यह एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की भयानक संभावना को बढ़ाता है, एक ऐसा युद्ध जो ग्लोबल पावर्स को इसमें खींच सकता है और रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे की वाटरवेज को बाधित करके ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। हौथिस ने येमेन को एक लोकलाइज्ड सिविल वॉर से ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड में बदल दिया है, जिससे इजरायल के साथ संघर्ष की फ्रंट लाइन प्रभावी रूप से लगभग 2000 किलोमीटर तक बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया गहरी चिंता की रही है। यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकारियों ने हमले की निंदा की है, इजरायल को सभी दिशाओं से खतरों के खिलाफ अपनी डिफेंसेस को मजबूत करने में मदद करने का वादा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने ईरान पर हाल ही के हमलों का आदेश दिया था, अब एक अधिक जटिल चुनौती का सामना कर रहे हैं, जहां राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं के बीच की रेखाएं धुंधली हैं। इजरायल के लिए तत्काल प्राथमिकता इस दक्षिणी खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने डिफेंस डॉक्ट्रिन और इंटेलिजेंस गैदरिंग को अनुकूलित करना है। इसमें संभवतः रेड सी में भागीदारों के साथ क्लोजर कोऑपरेशन और हौथी एसेट्स के खिलाफ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स पर अधिक जोर शामिल होगा। अंततः यह घटना क्षेत्र और उससे आगे के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगी। यह दर्शाता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टेट लेवल डिफेंसेस को लेस सोफिस्टिकेटेड लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्रिएटिव एडवर्सरीज द्वारा कैसे मात दी जा सकती है। अप्रत्याशित स्थानों से लंबी दूरी के हमलों को लॉन्च करने के लिए प्रॉक्सीज का उपयोग लक्षित राष्ट्रों के लिए एक दुविधा पैदा करता है। प्रॉक्सी के खिलाफ रिटेलिएट करें और एस्केलेशन का जोखिम उठाएं, या पैटर्न स्टेट पर हमला करें और एक फुल ब्लोन वॉर का जोखिम उठाएं। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लैग्रेशन के करीब सरक रहा है, यमन से मिसाइल को उस क्षण के रूप में याद किया जाएगा जब युद्ध का मैदान एक्सपैंडेड हुआ, जिससे शांति का मार्ग पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गया।